NCERT साइंस क्लास 8th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर यूनिट 1। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्स क्या होता है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, आपके टेबल के ऊपर एक किताब पड़ी हुई है। ये किताब क्या अपने आप चलने लगती है? नहीं। अगर आपको पढ़नी है तो आपको बुक को उठाना पड़ता है। उठाते हो नहीं उठाते हो? या अगर आप बुक को पुश करते हो या पुल करते हो तब भी बुक क्या करती है? मूव करने शुरू कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक एफर्ट लगाया बुक के ऊपर, चाहे बुक उठाने में, चाहे पुश करने में, चाहे पुल करने में। इस एफर्ट को क्या बोलते हैं? इस एफर्ट को फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। सो फोर्स क्या हुआ? एक एफर्ट हुआ पुश या पुल के रूप में, जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एफर्ट ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने रूम के अंदर दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं। ये डोर अपने आप तो नहीं खुलते। आप क्या करते हो? दरवाजों को या तो पुश करते हो या पुल करते हो तो दरवाजा खुलता है। आपने क्या लगाया दरवाजे के ऊपर? एक एफर्ट लगाया। ये जो एफर्ट आपने लगाया दरवाजा खोलने में, पुश करके या पुल करके, उसे क्या कहते हैं? उसे फोर्स कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फोर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। बाहर आप फुटबॉल खेलते होंगे, या तो आपने स्कूल के अंदर फुटबॉल खेलते हुए बच्चों को देखा होगा। आपको फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा आपने कि आपको बॉल को किक मारनी होती है। किक मारने से ही बॉल मूव करती है। यानी आपने एफर्ट लगाया। उस एफर्ट को हम क्या बोलते हैं? इस एफर्ट को हम फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स क्या हमने समझा? फोर्स इज एन एफर्ट ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया आपको कि फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स इज एन एफर्ट ऑफ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम फोर्स के इफेक्ट्स को समझते हैं। फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। चलिए हम फोर्स के इफेक्ट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा था कि एक टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है। ये बुक किस पोजीशन में है? बिल्कुल सही, ये रेस्ट पोजीशन पे है। अगर आप इस पे फोर्स लगाते हो तो आप क्या देखते हो कि बुक मूव करना शुरू करती है, यानी कि ये मोशन में आ जाती है। ये बुक मोशन में क्यों आई है? ये बुक इसलिए मोशन में आई है, आपने क्या लगाया इस पे? फोर्स लगाया। इससे क्या पता चलता है कि फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। यानी कि हमने क्या समझा? फोर्स कैन कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्या समझा आपने? दोबारा दोहराते हैं। फोर्स कैन कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हैव यू अंडरस्टूड? समझे आप अच्छे से कि कोई भी फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है उसको मोशन में ला सकती है। कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होती है उसको मोशन में ला सकती है अगर हम उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। चलिए इसी इफेक्ट को और एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने एक कुर्सी पड़ी हुई है। कुर्सी अपने आप तो मूव नहीं करती क्योंकि रेस्ट पे है। आपने क्या करा? इस पे फोर्स लगाया। तो क्या देखेंगे आप? आप देखते हो कि चेयर जो है वो मूव करने लगती है। यानी कि ये चेयर मोशन में आ गई है। ये मोशन में कैसे आई? क्योंकि आपने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, यानी जो चेयर आपकी रेस्ट पे थी, ये मोशन में आ गई। यानी फोर्स जो होता है वो कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होता है उसको मोशन में ला सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक खिलौना होगा, उसको हम टॉय कार बोलते हैं, जिसको आप थ्रेड से यानी रस्सी से पुल कर सकते हो।
बचपन में आपने ये टॉय कार ज़रूर इस्तेमाल की होगी। आपको पता होगा कि टॉय कार को जब आप खींचते हो रस्सी से तो ये मूव करना शुरू करती है। पहले ये मोशन में थी कि रेस्ट पे थी? बिल्कुल, टॉय कार रेस्ट पे थी। जब आपने थ्रेड से खींचना शुरू किया यानी पुल करना शुरू किया तो ये इसके स्टेट ऑफ मोशन में आ गया। इसको मोशन में लाने के लिए आपने क्या करा? एक एफर्ट लिया है। वो एफर्ट को हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। यानी आपके फोर्स की वजह से खिलौना रेस्ट में था, वो मोशन में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप साइकिल जरूर चलाते होंगे। साइकिल चलाते हुए आप क्या करते हो? आप साइकिल के पैडल को मूव करते हो। जब आप पैडल को मूव करते हो तो साइकिल चलने लगती है। चलती है कि नहीं चलती? तो इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल चलने के लिए आपको पैडलिंग करनी पड़ती है, और पैडलिंग करने के लिए आपको अपने पैर से एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ये एफर्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फोर्स। इस फोर्स ने क्या करा? जो साइकिल रेस्ट पे थी, आपके एफर्ट लगाने से, आपके फोर्स लगाने से ये किस में आ गई? मोशन में आ गई। तो ये सभी एग्जाम्पल्स से हमने क्या समझा? हमने समझा फोर्स कैन कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में फोर्स जो होता है वो मोशन ला सकता है। क्लियर हुआ आपको? आप और भी एग्जाम्पल्स डे टू डे लाइफ में अपने आसपास देख सकते हो कि फोर्स लगाने से आप किसी भी रेस्टिंग बॉडी को, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हो। क्या फोर्स लगाने से हमेशा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है मोशन में आ सकता है? जरूरी नहीं है। आप अपने सामने वाली दीवार को पुश करिए, क्या दीवार मूव करती है? नहीं। आप बाहर जाइए गार्डन में, और अगर एक ट्री को पुश करेंगे तो क्या ट्री मूव करने लगेगी? नहीं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया था वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि हर फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करे। चलिए एक और इफेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब आप फुटबॉल खेलते हो तो आप क्या करते हो? बॉल के साथ आप किक करते हो और कोशिश करते हो कि सामने वाले ओपोनेंट्स के गोल में आप गोल कर सके। जब आप बॉल को किक करते हो तो सामने गोल के ऊपर कौन खड़ा होता है? एक गोलकीपर खड़ा होता है। जब आप बॉल किक करते हो और गोलकीपर ने बॉल रोक दी तो गोल नहीं होता। पर यहां पर गोलकीपर ने क्या करा? गोलकीपर ने अपना फोर्स अप्लाई किया हाथों से और बॉल को रोक दी। जो बॉल मोशन में थी वो अब रेस्ट पे आ गई। इसका मतलब फोर्स जो है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो दूसरा इफेक्ट क्या देखा हमने? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कुछ और एग्जांपल समझते हैं इसी इफेक्ट को समझने के लिए। आप साइकिल चलाते हो और साइकिल चलाते चलाते अगर आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है साइकिल के साथ? साइकिल रुक जाती है। जो साइकिल आप मूव कर रहे थे वो मोशन में थी, आपके ब्रेक लगाने से स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब आपने एक एफर्ट लगाया ब्रेक के ऊपर जिसकी वजह से साइकिल रुक गई। यानी हमने क्या समझा? हमने समझा कि फोर्स लगाने से एक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाती है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप बॉल से खेलते हो ना, आप बॉल को जमीन के ऊपर मूव कराइए। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हो? आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद कि बॉल जो है अपने आप रुक जाती है। ये क्यों रुक जाती है? ये रुकती है बिकॉज जब ये बॉल मूव करती है ग्राउंड के ऊपर तो ग्राउंड जो है एक फोर्स लगाता है जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से ये बॉल रुक जाती है। फ्रिक्शन को हम अगले चैप्टर में
डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहां पर हमने समझा कि एक फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल जो मोशन में थी वो रेस्ट में आ जाती है। तो यहां पे हमने क्या देखा? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये दूसरा इफेक्ट है फोर्स का। पहला इफेक्ट क्या था? पहला इफेक्ट था फोर्स कैन कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दूसरा इफेक्ट क्या पढ़ा हमने? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। चलिए हम फोर्स का तीसरा इफेक्ट पढ़ते हैं। आप क्रिकेट तो खेलते ही होंगे, खेलते हो ना? तो आप अगर बैट्समैन हो तो आपके हाथ में क्या होता है? बैट होता है। बॉलर जब बॉल करता है आपकी तरफ, तो आप अपने बैट से उस बॉल को हिट करते हो, तो क्या देखते हो कि बॉल की डायरेक्शन आपकी बैट की वजह से बदल जाती है। आपने क्या करा? आपने बेसिकली एफर्ट लगाया। एफर्ट किस में लगाया? एफर्ट लगाया आपने बैट से बॉल की डायरेक्शन को बदलने में। यह कैसे पॉसिबल हुआ? यहां पर आपने क्या करा? आपने बैट को बॉल से हिट करा के डायरेक्शन को बदल दिया। योर फोर्स हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। तो यहां पर फोर्स का क्या इफेक्ट देखा आपने? आपने यहां पे फोर्स का इफेक्ट देखा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन फोर्स जो है वो बदल सकता है, यानी फोर्स जो है मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकता है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। आप घर पे या स्कूल में लॉन टेनिस जरूर खेलते होंगे। इसमें क्या देखते हैं आप? क्या आपके हाथ में रैकेट होता है और उस रैकेट से आप बॉल को हिट करते हो। जब आप बॉल को हिट करते हो तो क्या देखते हो आप? बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? आपने एफर्ट लगाया रैकेट के ऊपर और रैकेट ने बॉल की डायरेक्शन बदल दी। तो यहां पर आपने देखा कि फोर्स लगाने के बाद एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल सकती है। क्या समझा आपने? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक और इफेक्ट को पढ़ते हैं, फोर्थ इफेक्ट। आप पार्क में जरूर जाते होंगे। पार्क में अगर आपने देखा होगा, कई पार्क में स्विंग्स होते हैं और आप इस स्विंग्स में मूव करते होंगे। झूला झूलते हैं, आपकी मदर आपको पीछे से पुश करती है, तो झूले की स्पीड को क्या होगा? झूले की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर पीछे से आपकी मदर झूले को पीछे से खींचने की कोशिश करेगी तो झूले की स्पीड को क्या होगा? झूले की स्पीड कम हो जाएगी। इसने झूले की स्पीड को बढ़ाया भी और पुल करने से घटाया भी। इट मींस फोर्स क्या कर सकती है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप साइकिल चलाते हो। साइकिल चलाने के लिए आप पैडल मारते हो। साइकिल चलाते चलाते अगर आप पैडल को जोर से मारना शुरू करते हो, यानी कि ज्यादा जोर से फोर्स लगाते हो, तो क्या देखेंगे आप? आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बिल्कुल बढ़ जाती है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपने फोर्स लगाया तो स्पीड साइकिल की बढ़ गई। अगर आप धीरे धीरे पैडलिंग करेंगे तो साइकिल की स्पीड कैसी रहेगी? साइकिल की स्पीड बहुत कम रहेगी। यहां पर फोर्स ने क्या काम किया? फोर्स ने स्पीड जो थी मूविंग ऑब्जेक्ट की उसको इंक्रीज भी कर ली या डिक्रीज कर ली। फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। समझ आया आपको? ये दोनों एग्जाम्पल से, एक झूले का एग्जाम्पल और एक बाइसिकल का एग्जाम्पल। चलिए एक और इफेक्ट को देखते हैं, फिफ्थ और लास्ट इफेक्ट। आपके हाथ में एक फुल पेज पेपर का है और मैं आपको कहूं कि क्या आप मेरे लिए
बोट बना सकते हो। आपने पेपर उठा के बोट बना के मुझे दिखाई, मैं कहूंगा कि वेरी गुड, आप बोट बना ली आपने और परफेक्ट बोट बनाई है। बट इसमें आपने क्या करा? आपने इसमें एफर्ट लगाया, यानी आपने फोर्स लगाया, और इस फोर्स से आपने ऑब्जेक्ट की शेप और साइज बदल दी। बदल दी कि नहीं बदल दी? इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपने घर में मम्मी को किचन में आटे का गुत्था बनाते हुए देखा होगा। यहां आपने देखा होगा कि उसका साइज और शेप कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है गुत्थे का। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि आपकी मम्मी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। तो यहां पर क्या देखा कि फोर्स से शेप और साइज गुत्था की चेंज होती जा रही है। क्या आपने मम्मी की कभी किचन में हेल्प करी है? जरूर कीजिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप जो है सुबह ब्रश करते हो तो आपके हाथ में क्या होता है? आपके पास टूथपेस्ट का ट्यूब होता है जिससे टूथपेस्ट निकलता है। आप क्या करते हो? टूथपेस्ट के ट्यूब को स्क्वीज करते हो। स्क्वीज करके आप क्या निकलता है उसमें से टूथपेस्ट निकलता है। अगर आप ट्यूब की शेप देखोगे वो थोड़ी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हुई? क्योंकि आपने क्या करा? स्क्वीज करने के लिए आपने फोर्स लगाया ट्यूब के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो गई। तो यहां पर आपने देखा कि फोर्स भी जो है इस ट्यूब की शेप को चेंज कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है इस सभी एक्टिविटीज में कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए हम रिवाइज करते हैं पांचों इफेक्ट्स को क्विक रिवीजन में। नंबर 1, फोर्स कैन कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। नंबर 2, force can stop a moving object. Number 3, force can change the direction of motion of the moving object. Fourth, force can change the speed of a moving object. And fifth and the last, force can change the shape and size of an object. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? जैसे हमें पता है कि मास को किलोग्राम में तोलते हैं, यानी किलोग्राम जो है मास की यूनिट है। लेंथ को हम मीटर में नापते हैं, तो लेंथ के SI यूनिट क्या है? मीटर है। तो ये फोर्स की SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर N। किससे डिनोट करते हैं इसको? कैपिटल N से। चलिए अब पता करते हैं कि एक न्यूटन किसके बराबर है। आप अपने हथेली के ऊपर 100 ग्राम का वेट उठाइए। जितना आप फोर्स महसूस कर रहे हो वो एक न्यूटन के बराबर है। कितने न्यूटन के बराबर है? 1 न्यूटन के बराबर है। समझ आया आपको? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप 200 ग्राम को आप हथेली पे रखोगे तो कितना फोर्स महसूस करोगे? बिल्कुल सही है, 2 न्यूटन। और अगर आप 500 ग्राम वेट को हथेली पे रखोगे तो कितना फोर्स महसूस करोगे? बिल्कुल ठीक, 5 न्यूटन। तो आपको समझ आ गया कि SI यूनिट of force is what? Newton, denoted by the letter capital N. Please revise this unit. Make sure that you understand every concept. And most important, solve all the exercise given after this unit. I am sure
You will not only find this unit enjoyable, but you also will find that you will retain most of the things you have learned in this unit, which will make your unit 2 more simpler. Enjoy learning. Thank you.